वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। मैं प्रभात शर्मा क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने समझा था कि कैसे हमारे लिए अर्ली मैन की लाइफ थी, कैसे उन्होंने अपना स्टोन एज में एंटर किया। और स्टोन एज की अगर बात आती है तो सबसे पहले हमने पैलेओलिथिक एज पढ़ी थी। वो तकरीबन 2 मिलियन अगो और से लेकर 12,000 ईयर्स तक चली थी, क्योंकि इस एज में हमने स्टोन का अच्छे से यूज़ करना कर लिया था, क्योंकि बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ करना सीखा था हमने। ठीक है, क्योंकि पहले शिकार करते थे लोग, हंटिंग का काम करते थे, उनकी लाइफ के बारे में भी हमने सीखा था। और ऐसे ही कुछ आगे चल के हमने कुछ, अगर हम बात करें, वो हंटिंग के साथ साथ उनकी स्किल्स भी हमने पढ़ी थी, कैसे उनको अलर्ट रहना पड़ता था, मेंटली अटेंशन होती थी उनके लिए रिक्वायर। ऐसे ही हमने पैलेओलिथिक एज में 3 पार्ट्स भी पढ़े थे, अपर, मिडिल एंड लोअर, जो कि 99% कवर करती है। फिर मीज़ोलिथिक एज हम पढ़ ही रहे थे, उसमें हमने देखा था कि कैसे ह्यूमन प्रोग्रेस हुई थी, कैसे उन्होंने टूल्स को चेंज किया था एक छोटे छोटे उसमें, क्योंकि पहले बिगेस्ट स्टोन्स जो यूज़ किए जाते थे वो स्मॉल स्टोन्स में यूज़ करने स्टार्ट हो गए। इस टाइम का पीरियड करीब 2000 तक का रहा था, बीच जो गैप था। जैसे हम 12,000 ईयर्स से लेकर 10,000 ईयर्स अगर हम बात करें तो ठीक उसी टाइम पे हमने ये भी पढ़ा था कि न्यूलिथिक एज में डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी हुआ था। इसका आइडिया हम नेक्स्ट चैप्टर में ही देखेंगे। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो टूल्स जो उन्होंने बनाए थे, स्टोन्स के हों, वुड के हों, वो किस किस उसमें यूज़ आते थे, फूडिंग हैबिट्स में कैसे यूज़ आते थे। स्टोन टूल्स की अगर हम बात करें फूड हैबिट्स की, तो वो मीट को कट करने में यूज़ होते थे, फ्रूट्स को चॉप करने में यूज़ होते थे, यानी कि कट करने में फ्रूट्स को, जो भी उन्हें फॉरेस्ट से जो मिलता था, जैसे भी कच्चा पक्का। वुड की अगर हम बात करें, जैसे उनका वुड भी एक वो था, तो वुड भी उन्होंने यूज़ करना सीखा था अपने घर बनाने में। जो भी झोपड़ी में तो वो रहते ही थे, पहाड़, और अगर हम देखी जाए तो वो गुफाओं में भी रहते थे। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमने ये भी सीखा था कि वो कैसे अपना फायरवुड में भी इस्तेमाल करना सीख गए थे। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। वाइल्ड लाइफ और वो किन किन का वो हंट करते थे, शिकार करते थे। जंगली जानवर हो गए, मछलियाँ हो गई, ठीक है, पक्षी हो गए, और भी अदर जानवर हो गए। ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। ये भी देखा था कि वो अलग अलग फ्रूट्स कैसे वो गैदर करते थे, चाहे वो फ्रूट्स हों या रूट्स हों, जड़ वाले चीज़ें हों, जैसे गाजर मूली हो गई, एग्स हों, अंडे हों, नट्स हों, सीड्स हों, पत्ते हों, ये सारी चीज़ों का वो सेवन करते थे, यूज़ करते थे खाने में। और वो बहुत वैरायटी भी करते थे प्लांट्स की। ठीक है, प्लांट्स करते थे तरह तरह की, जिससे कि उन्हें तरह तरह का फूड प्राप्त हो। ये भी हमने पढ़ा था कि क्या हंटिंग गैदरिंग ईजी थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही टफेस्ट काम होता था एक जानवर को पकड़ना, फिर उसका शिकार करना, क्योंकि जानवर तेज भागता है और बहुत स्ट्रॉन्गर भी होता है। तो उसके लिए माइंड का अच्छा रिफ्लेक्स होना चाहिए, कोई रिफ्लेक्स, अलर्टनेस पूरी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी हमने पढ़ी थी कैसे वो जानवर को मारते थे। जैसे हमने कल पढ़ा था कि वो चारों ओर से घेर लेते थे बड़े जानवर को, या फिर अगर हम डियर वगैरह की बात मैंने बताई थी, वो उसकी स्किन पहन लिया करते थे, जिससे कि वो उसी की तरह दिखे और वो पास भी आ जाता था डियर, फिर आपस में शिकार करते थे। ये सारी चीज़ें हमने ये भी पढ़ा था कि उन्हें डीपर नॉलेज थी फ्रूट की, कौन से सेशन पे वो फ्रूट पक जाएगा और कहाँ से हमें ये फ्रूट प्राप्त होगा। हमने पहले ये भी पढ़ा था कि उन्हें ये भी नॉलेज थी कि उन्हें प्लांट्स कौन से ऐसे उन्हें खानी चाहिए जो एडिबल हैं, को जो खाने लायक हैं, और बाकी पॉइजनस है जो उन्हें नहीं खानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज हमारा सवाल रहेगा, यहाँ से हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, अपनी मीज़ोलिथिक एज ही कंटिन्यू करेंगे। वेयर दे यूज टू लिव। अब बात आती है कि वो कहाँ पे रहते थे। तो वो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें बोल रखा है कि वो अनस्टेबल थे, कोई प्लेस उनकी प्रॉपर ठिकाना नहीं था, यानी कि वो उनकी कोई भी रहने का जो जगह थी वो कोई पूरा प्रॉपर सेटल नहीं थे वो। ठीक है, उनका कोई ठिकाना नहीं था, वो हमेशा मूव करते रहते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक, हंटर का तो काम था ही, वो हंटर थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। ठीक, और वो जो प्लेस ट्रैवल करते थे वो बाई फूट करते थे, जो इसमें बोल रखा है, हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाई फूट, यानी कि पैरों से ही वो चलते थे। वो पूरे पहाड़ों को पार करते थे, फॉरेस्ट को पार करते थे। ये एक तरह का लैंडमार्क अचीव किया था, ये एक बहुत बड़ी महारत हासिल करी थी उन्होंने, कि भाई ये पैरों से ही सारा डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, क्योंकि पुराने टाइम पे कोई ट्रेन और बसेस तो थी नहीं, कोई व्हीकल्स नहीं थे जिससे वो ट्रैवल कर सके। वाई कॉन्स्टेंटली मूव, वो हमेशा मूव क्यों करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों देखते रहते थे? क्योंकि देखो, इंसान मूव कब करता है, जब वहाँ पे रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो जाए।
कोई रहे ही ना, खाने पीने की कोई चीज़ ना हो, प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना हो, ठीक, ये सारी चीज़ें या उसकी नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो सके, प्रॉपर फुलफ़िल ना हो सके। तो यही कुछ कारण रहते हैं। आइए उन्हीं रीज़न्स को हम पढ़ते हैं, उन्हीं कारणों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इसमें दे रखा है, इफ़ पहला कारण देखते हैं, लिव फ्रॉम वन प्लेस, रिसोर्सेज वुड हैव फिनिश्ड, प्लांट्स, फूड्स, एनिमल्स, हैंस मूविंग। अब बात आती है कि इस टाइम पे रिसोर्स ख़त्म हो जाते थे, खाना उनका ख़त्म हो जाता था, भोजन कहाँ से वो भोजन प्राप्त करें, क्योंकि फॉरेस्ट में ही वो रहते थे, अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, फॉरेस्ट में, माउंटेन एरियाज़ में ही गुजारते थे। एनिमल्स वगैरह वो सब ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि एनिमल्स का शिकार करते थे, उन्हें खाते थे, तो वो भी वहाँ पे ख़त्म हो जाते थे एक टाइम के बाद। अब जब इंसान ख़त्म हो जाएगा, वो फूड को ख़त्म कर लेगा, एनिमल्स को ख़त्म कर लेगा, प्लांट्स को भी ख़त्म कर लेगा, तो सोचेगा क्यों ना यहाँ से मूव किया जाए, क्योंकि उसकी पेट पूजा यहाँ पे होगी नहीं, पेट उसका भरेगा नहीं, अब वो दूसरी जगह जाने की सोचेगा। तो ये सारे सवाल आए, इसी वजह से यही कारण आए थे। सबसे पहला कारण कि वो मूव करता था, ठीक। नेक्स्ट अगर हम कारण की बात करें, मेन फूड एनिमल। अब मेन जो फूड था मांसाहारी, जैसे हमने इसमें बताया कि वो नॉन वेजिटेरियन थे, तो उनका वो प्रिडेशन का काम करते थे, कीप ऑन मूविंग प्रिडेशन, ग्रास लीव्स, हंटर्स हैड टू फॉलो एनिमल्स। एनिमल्स को ही फॉलो करते रहते थे, मेन फूड जो था, क्योंकि एनिमल्स को फॉलो करके ही वो शिकार करते थे, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो वहाँ से उन्हें शिकार की प्राप्ति होती थी। अगर हम बात करते प्लांट एंड ट्री की, प्लांट एंड ट्री की बात करते तो फ्रूट्स की उन्हें अच्छी खासी नॉलेज थी, सीज़न की, कौन से टाइम पे उन्हें माइग्रेट करना है, कौन से टाइम पे वो फ्रूट हमें पका हुआ मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें, जब, क्योंकि इंसान जो है रहने के लिए फेवरेबल कंडीशंस देखता है, वो अनफेवरेबल कंडीशंस में नहीं रह सकता, वो रह ही नहीं पाता, इसीलिए उसको सीज़न की भी नॉलेज थी। जब उन्हें लगा कि यहाँ पे अनफेवरेबल सिचुएशन होने वाली है, तो वो उससे पहले ही माइग्रेट कर देता था। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाना, यानी कि मूव कर जाना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना। नेक्स्ट बात आती है वाटर। भाई पानी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है, इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कोई इंसान पानी के बगैर तो रह ही नहीं सकता, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। तो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था उस टाइम पे फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स, पीपल्स रिक्वायर्ड वाटर। ये सभी को अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए पानी की ज़रूरत होती थी। हेंस वाटर सोर्स इज़ बेस्ड ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन वाटर सोर्स भी ज़रूरी थी, क्योंकि वहाँ पे ही पानी ख़त्म हो जाता था, पानी की देख रेख, क्योंकि इंसान पानी का यूज़ कर लेगा तो फिर पानी आएगा कहाँ से। तो वहाँ पे देखता था, क्योंकि जब वहाँ पे अगर सीज़न चेंज हो रहा है, समर का आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सब कुछ सूख जाएगा, क्योंकि पानी की हमें आशा कब रहती है कि जब बारिश हो तो पानी वहाँ कलेक्ट भी हो किसी भी जगह पे। तो ड्राइंग ऑफ स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, उस टाइम पे स्ट्रीम्स वगैरह, नहर वगैरह जो थे, कैनाल्स जो थे, नदियाँ जो थी, तालाब जो थे, वो सभी सूख जाते थे। तो उसी पानी को पाने के चक्कर के लिए वो डिस्टेंस ट्रैवल करता था फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो अर्ली मैन की कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें बोल रखा है मीटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कुछ ऐसे भी थे भाई, अपनी यारी दोस्ती से भी मिलने के लिए चले जाते थे, ठीक है, बहुत दिनों से कोई इंसान देखा नहीं है, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि वो बहुत टाइम मूव करते रहते थे, तो फ्रेंड से भी एक रीज़न हो सकता है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे कैसे अपनी लाइफ चला रहे हैं। देखो हट्स बना हुआ है पूरा, अच्छे खासे यहाँ पे लाइफ चल रही है, एक इंसान पीछे घर झोपड़ी बनाने में मदद कर रहा है, यहाँ पे एक औरत अपना काम कर रही है कुछ फूड का, और यहाँ पे देखो कोई सिलाई वगैरह का भी काम चल रहा है, कताई का भी, बच्ची यहाँ पे कुछ खेल रही है, डियर्स यहाँ पे या छोटे छोटे जानवर यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे इंसान कुछ ला रहा है जमा करके, रोज़ी रोटी के लिए लकड़ी वगैरह ला रहा है। तो इनकी लाइफ जो थी बहुत स्ट्रगल फुल थी, यानी कि संघर्ष से भरी हुई थी। इनको बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ता था रोज़ाना, अगर इन्हें रोज़ी रोटी चलानी है, क्योंकि देखो इस टाइम पे मनी तो था नहीं कि भाई इंसान पैसे दे और ख़रीद ले, तुरंत मिल जाए, ऐसे हमें मिल जाती है ऑनलाइन, ऐसे वो था नहीं, तो उसको अरेंजमेंट्स करने पड़ते थे। अरेंजमेंट्स का मतलब गैदरिंग, वो चीज़ें गैदर करनी पड़ती थी। यही हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, सबसे यही दो शब्दों के बारे में हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं, एक तो शिकारिंग और एक अरेंजमेंट्स का। शिकार मतलब हमारा हंटिंग और दूसरा गैदरिंग। तो ये हंटिंग और गैदरिंग से ही उन्हें फूड की प्राप्ति होती थी, यानी कि खाना मिलता था, ठीक, ये कुछ रीजंस थे। नेक्स्ट अब हम कुछ इम्पोर्टेंट
आर्कियोलॉजिकल साइट्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो उस टाइम पे हमें इस बात का एविडेंस देती हैं, इस बात के सबूत देती हैं। इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करने के बाद हमें कुछ जगह ऐसी मिली हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे अर्ली मैन रहते थे, आदि मानव रहते थे। तो अगर हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये, हाँ, अब ये साइंस को समझना ज़रूरी है। अब देखो रेड ट्रायंगल जो दे रखा है, ये रेड ट्रायंगल हमें बताता है कि पैलियोलिथिक साइट्स यानी कि पुरापाषाण काल। और पुरापाषाण काल का मतलब है सबसे पुरानी जो स्टोन एज है, सबसे पुराना जो हम कह सकते हैं कि पुराने टाइम में जो इंसान की जो चीज़ मिली है, सबूत मिला है, वो पैलियोलिथिक साइट से ही हमें मिला है। ठीक, नेक्स्ट जो इसमें ब्लू कलर का स्क्वायर जो दे रखा है वो हमें बताता है न्यूलिथिक साइट्स यानी कि नवपाषाण काल, नया टाइम, जब स्टोन एज की नई एज चल रही है। यानी कि पुरानी एज से गुजर के 3 तरह की एज हुई थी इसमें भी, एक सबसे पुरानी एज और एक सबसे मिडिल की एज और एक सबसे नई एज। पुरानी एज को हमने पैलियोलिथिक नाम दिया था, मिडिल की एज को हमने मेसोलिथिक नाम दिया था और नई एज को, न्यू का मतलब नया ही होता है, तो नई एज को हमने, स्टोन एज को हमने न्यूलिथिक नाम दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बीच का जो ये सर्कल जो है ग्रीन कलर का, वो हमें मेगालिथिक एज के बारे में बताता है। मेगालिथिक का मतलब है कुछ ऐसे पत्थर वगैरह जो हमें मिले हैं देखने को, बड़े बड़े, और जो किसी पर्पस से कोई इंसान की समाधि के लिए बना दिए जाते थे, गाड़ दिए जाते थे। मेगालिथिक्स, वो सारी चीज़ें हमें साइट्स देखने को मिली हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे नाम दिया है। अगर हम बात करते हैं अपने, ये एक जो ये रोम्बस फॉर्म में जो दे रखा है ब्रिंजल कलर में, ये अर्ली विलेज यानी कि उस टाइम के पुराने गांवों के बारे में बताता है। ये उस टाइम इंसान गाँव में, जंगलों में रहता था, कुछ इंसान गाँव में भी रहते थे भाई, जहाँ पे इंसान इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो जगह हमारी गांव बन जाती है, गांव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, विलेजेस में हो जाती है। तो ऐसे गांव भी हमें देखने को मिले। ठीक, ये जो स्टार जो हमें बताता है, ये मॉडर्न सिटीज़ यानी कि ये उस टाइम जब टाइम चेंज हो रहा था, तो उस टाइम के दौरान जब वो नया टाइम में जो बदल रहा था, आधुनिक कुछ सिटीज़ भी डेवलप हुए उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो सबसे पहले हम केव्स के बारे में जानेंगे, गुफाओं के बारे में। और ये गुफाओं में हमें क्या है, पत्थर ही पत्थर दिखाई देगा, उसकी उस पर बनी हुई पेंटिंग्स दिखाई देंगी, स्क्रैचेस दिखाई देंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक, ये हमें मॉन्यूमेंट्स तो हम मेगालिथिक्स को ही बोलेंगे। तो ये सारी जगहों पे हम केव्स के बारे में ही स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम टॉपिक उठा रहे हैं अपना भीमबेट का, जो कि नर्मदा नदी पर बनी हुई है। देखो साइड से अगर हम बात करें, गुजरात से स्टार्ट होती हुई नर्मदा नदी, ये जो रेड कलर की जो इस पर गुफा बनी हुई है, या हम कह सकते हैं रेड कलर का जो ट्रायंगल है, ये हमारे भीमबेट का जगह है, जहाँ पे हमें अर्ली मैन के कुछ एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, सबूत मिले हैं। तो आइए अब हम भीमबेटका की जगह को बात करें। ठीक, अब उन लोकेशंस को जान लेते हैं कि इंसान कहाँ कहाँ रहते थे। हमने ये तो बता दिया कि इंसान किस लिए, कि कौन कौन सी जगह पे किस कारण से वो मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। आज हम बात करेंगे कि हम कौन कौन सी जगह पे उस टाइम पे इंसान रहते थे। ऐसी बहुत सारी साइट्स एंड लोकेशंस मिली हैं। अब देखो, हमने लास्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था कि इंसान नदियों के किनारे रहता था, हम या पहाड़ों के पास रहता था, जहाँ पे उन्हें, क्योंकि भाई हमारा वाटर जो है बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है सर लाइफ के लिए, तो वो नदियों के पास ही रहता था। हमने पढ़ा नर्मदा नदी के आसपास रहता था उस टाइम पे, उस टाइम का इंसान, आदि मानव। और कुरनूल्स, वो सुलेमान एंड किरथार हिल्स भी पड़ी थी, यानी कि पहाड़ों के भी कुछ ऐसे साक्ष्य हमें एविडेंसेस देखने को मिले जहाँ पे पुराने टाइम पे अर्ली मैन रहता था। अब हम नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि हाँ, कि वो ऐसी भी जगह देखता था कि जहाँ पे स्टोन अवेलेबल हो। ये जो रेड सर्कल जो बनाया हुआ है वो यही बात बताता है, क्योंकि उस टाइम पे जैसे वाटर था ऐसे ही स्टोन भी ज़रूरी था इंसान के लिए। वो ये जो टाइम है वो स्टोन एज ही चल रही है हमारी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है स्टोन का ही किया था आदि मानव ने, अर्ली मैन ने। आल्सो नियर स्टोन अवेलेबिलिटी नीडेड फॉर सर्वाइवल,
रोजी रोटी ज़िंदगी चलाने के लिए स्टोन का होना भी ज़रूरी था, पत्थर का होना ज़रूरी था, क्योंकि उसने पत्थरों से ऐसे ऐसे हथियार बना लिए थे, ऐसे ऐसे चीज़ों में वो इस्तेमाल करता था। अपने हथियार की बात करें, वो शिकार करने के लिए हथियार बनाता था, ठीक उसी हथियार से शिकार करके वो अपने पेट पूजा करता था, खाना खाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसे देखने को मिली, उसे पका हुआ भोजन मिलता था, पूरा आग में पकाता था और कुछ कच्चे फल भी प्राप्त होते थे। वो सारी चीज़ें उसने स्टोन की मदद करके करता था। वो जैसे हमने हथियार दिखाए थे कि भाई वो पत्थर को एक वुड के लकड़ी में के उसमें बांध देता था, जिससे कि वो अपना एक टूल बना दिया करता था, वही टूल उसका काम आता था। तो वो टूल का बेसिक एलिमेंट जो है, बेसिक जो तत्व है वो यही था कि वो स्टोन का अवेलेबल होना। बिना स्टोन से, हाँ, कुछ ऐसे भी स्टोन्स में उसने कन्वर्ट किए थे जो स्टिचिंग में काम आते थे, ठीक है, कपड़े बुनने के में, क्योंकि पहने शाप, क्योंकि धागा जो है, धागे के लिए ज़रूरी है कि कोई धागा कहाँ से होके जाएगा कपड़े में। वो जो इस एनिमल स्किन जो यूज़ करते थे, जानवरों की खाल जो पहनने में इस्तेमाल करते थे, या अगर हम बात करें पत्ते जो इस्तेमाल करते थे, उनको सिलाई करने के लिए ठीक कोई नुकीली चीज़ होती थी। तो वो नुकीली चीज़ कौन, हमारा स्टोन को ही कन्वर्ट करना पड़ता था, ठीक। फैक्ट्री साइट्स स्टोन अवेलेबिलिटी एंड मेकिंग, तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, वहाँ पे नाम दे दिया जाता था फैक्ट्री साइट्स, क्योंकि जहाँ पे स्टोन मिल जाता था। फैक्ट्री साइट्स का मतलब क्या है कि भाई जहाँ पे काम होता हो, ये सारे कन्वर्जन करने का स्टोन को वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे स्टोन अवेलेबल हो, दूसरा उस पर अच्छे से उसको कन्वर्ट किया जा सके, क्योंकि ये जो मेसोलिथिक जो एज है वो ह्यूमन प्रोग्रेस की चल रही है। तो यहाँ पे स्टोन्स पे जो थे, ह्यूमन प्रोग्रेस जो हमारी जुड़ी हुई, वो किससे जुड़ी हुई है, हमारी ह्यूमन प्रोग्रेस जो जुड़ी हुई है वो हमारी स्टोन से जुड़ी हुई है, क्योंकि स्टोन ही एक बेसिक एलिमेंट था हमारी प्रोग्रेस के लिए, और वो प्रोग्रेस में स्टोन को ही कन्वर्जन किया जाता था छोटी छोटी फॉर्म में, ठीक है। बिगेस्ट स्टोन्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फॉर्म्स, दैट इज़ नोन एज फैक्ट्री साइट्स। हाउ डू वी नो, अब हमें कैसे पता चलता है, एविडेंसेस जैसे मैंने बताए थे, कुछ सबूत ऐसे मिले हैं, ब्लॉक्स ऑफ डिस्कार्डेड स्टोन्स, वेस्ट स्टोन चिप्स, ये सारी चीज़ें जो हमें वेस्ट मटेरियल या स्क्रैप अगर हम बोलें, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेचुरल केव्स एंड हैबिटेशन साइट्स, हमें कुछ गुफाएं, प्राकृतिक गुफाएं देखने के लिए मिलती हैं। हैबिटेशन साइट्स, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी चलाई, जहाँ पे वो रहे कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद फिर मूव ऑन कर गए थे, फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट कर गए थे। तो पहली गुफा वही हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारी भीमबेटका की गुफा दे रखी है, बहुत ही अच्छी गुफा है, मध्य प्रदेश में पड़ती है, नर्मदा नदी के पास, ठीक। इसमें पुराने टाइम पे इंसान रहता था, आदि मानव। तो ये पहली भीमबेटका में जगह में स्थित है ये वाली गुफा, ठीक। अभी हम भीमबेटका की लोकेशन उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये गुफा थी जहाँ पे हमारा इंसान रहता था, आदि मानव, पुराने टाइम का, इन द टाइम ऑफ मेसोलिथिक एंड पैलोलिथिक एज। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम भीमबेटका के बारे में देखते हैं। एक और अगर हम बात करें तो वो जो केव्स जो थी, वो एक पॉइंट रह गया, इसमें मिस हो गया, वो ये था कि केव्स जो थी वो शेल्टर पॉइंट का भी काम करते थे, यानी कि शरण, इंसान पुराने टाइम का एक जगह पे शरण लेता था जो उसे बारिश बरसात से, रेन से बचाती थी, गर्मी से बचाती थी, हीट से, क्योंकि ठंडी रहती थी गुफाएं, और हवाएं तूफान वगैरह से भी बचाती थी, क्योंकि पत्थर को इतनी जल्दी कोई वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर सकता। तो ये हमें सभी तरह के मौसम से, जितने भी मौसम में बदलाव होते थे, चाहे वो आंधी बारिश हो, किसी भी तरह की गर्मी हो, इतनी तेज़ गर्मी, तो वो एक शेल्टर का काम कर देती है हमारी गुफाएं। तो सबसे पहला एग्जांपल, जैसे हमने भीमबेटका की बात करी है, वो भीमबेटका हमारी विंध्या रेंज में स्थित है। जैसे हमने बताया था कि लास्ट चैप्टर में, विंध्या रेंज क्या है, हमारे जो ये पहाड़ी की रेंज, माउंटेन रेंज को नाम दिया जाता है। माउंटेन रेंज का मतलब है द कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। तो उस ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को यहाँ पे नाम दिया गया माउंटेन रेंज, और उसी माउंटेन रेंज का नाम, वन ऑफ द माउंटेन रेंज इज़ विंध्यास,
क्योंकि विंध्या पे ही हमने ये भी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि सबसे पहले राइस का जो इस्तेमाल किया गया था, चावल का, वो विंध्या में ही इस्तेमाल किया था। सबसे पहले जो आदि मानव ने जो इस्तेमाल किया था खाने की जो चीज़ थी, वो पहले अगर हम बात करें क्रॉप्स में तो वो राइस ही थी, और वो नॉर्थ ऑफ द विंध्याज में ही मिली थी, सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। सेकेंडली इसमें बात की गई है कुछ चीज़ हमारे डेक्कन प्लेटू में भी मिलती हैं। दक्कन पठार यानी कि साउथ की स्टेट्स कवर होती हैं इसमें, ठीक है। ये साउदर्न की स्टेट्स यानी कि मिडिल स्टेट्स का बात करता है। नर्मदा रिवर जो है एमपी से गुजरती है, ठीक। और ये नर्मदा वैली, जाहिर सी बात है जिस जगह से हमारी नर्मदा रिवर होते हुए जाएगी नर्मदा नदी, तो वहीं पे ही नर्मदा घाटी मिलेगी, हमें नर्मदा वैली मिलेगी, ठीक है। तो उसी वैली में हमारी जो है भीमबेटका केव लोकेटेड है। फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स लिविंग एंड स्टोन मेकिंग टुगेदर, इस टाइम पे इस जगह पे ये फैक्ट्री साइट्स का काम करती थी, इंसान रहते भी थे यहाँ पे, हैबिटेशन की लाइफ भी रहते थे, वो जीते थे, और उनका ज़िंदगी का जो मेन एलिमेंट जो था वो स्टोन मेकिंग ही था। आपस में सभी लोग एक साथ काम करते थे यहाँ पे। अगर हम बात करें तो कुछ कुछ एनकरेज करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, अपना अच्छा टाइम गुजारने के लिए कुछ लोग यहाँ पे लोगों ने पेंटिंग्स भी बनाई। वो पेंटिंग्स हम देखने आइए। ये हमें जो लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर देखने को मिलती है, लेफ़्ट साइड में हमें रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है। ये क्या हमें बताती है? अब देखो, इस चिट्ठी चित्रहार से हमें ये समझ में आता है कि कैसे इंसान ने एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया है इसको पेंटिंग्स में शो करके। यानी कि ये हमारी रॉक शेल्टर पेंटिंग है। ये क्या डिस्क्राइब करती है, थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। जहाँ पे पहले पुराने टाइम पे इंसान रहते थे, केव्स में हमने बताया था कि अपनी गुफाओं में रहते थे, तो वहाँ पे वो पेंटिंग्स भी करते थे वहाँ की दीवारों पर। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। हमें जो कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे हमने मध्य प्रदेश में भीमबेटका बताया था, जो कि नर्मदा रिवर, नर्मदा वैली के पास लोकेटेड है। साउथर्न उत्तर प्रदेश में भी हमें जगह देखने को मिलती है। ऐसी अच्छी खासी जगह पे उसने पेंटिंग्स बनाना भी स्टार्ट करी। These paintings show wild animals drawn with a great accuracy and skill. ये बहुत ही अच्छे कलाकार ने ही बनाई होगी, क्योंकि अपने टाइम पे ये ऐसी स्किल भी रखते थे कि किसी भी चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करना होता था तो ये पहले पिक्टोरियल पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये टाइम जो चलता था, देखो भाई, इनको पहले तो एक ऐसा टाइम था कि इस टाइम पे फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलते थे, ठीक। पुराने जैविक जो इन्हें मिलते थे, रिटन सोर्सेस कोई ऐसी होती नहीं थी, ठीक। कोई सिविलाइजेशन नहीं था, कोई ऐसी पढ़ी लिखी चीज़ें जानते नहीं थे, इनकी कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज नहीं होती थी। सिर्फ ये अपनी ही भाषा को अंडरस्टैंड कर सकते थे, बट दूसरा इंसान नहीं समझ सकता था। हम जैसे अगर हम बात करें तो हम इनकी बातों को नहीं समझ सकते थे। दूसरा, फेल्स टू रीड, उस टाइम पे कोई पढ़ना ही नहीं जानता था, डिकोडिंग नहीं करना जानता था। बट हाँ, इसकी अगर हम बात करें तो ये इसकी जो रिसोर्सेज जो हमने देखने को मिले हैं, वो हमें कोई इस टाइम पे कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं, लेटर्स नहीं कोई यूज़ करते थे। इस टाइम पे कोई नंबरिंग नहीं होती थी इनकी, ठीक। ये जो अपने चित्र जो शो करते थे वो पिक्टोग्राफ के थ्रू करते थे, भाव चित्रात्मक जिसे हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो भाव आते थे, फीलिंग्स जो आती थी, जो दिमाग में जो इमेज जो क्रिएट होती थी, फ़ोटो जो क्रिएट होती थी इनके दिमाग में, बस उसको क्या है दीवार पे उतार देते थे, बिल्कुल अपने पेंटिंग्स की तरह शो कर देते थे। और ये अच्छे खासे इसमें पता चल रहा है कि एक इंसान क्या है, डियर के पीछे दौड़ रहा है। ऐसी अच्छी खासी इनके पास स्किल थी, एक्यूरेसी थी, बहुत ही अच्छी खासी। जैसे मैंने बताया था कि शेल्टर्स के लिए काम करते थे वो केव, जैसे उन्हें मौसम, बरसात, उस तरह के सभी बदलावों से भी बचाते थे। साथ ही साथ उन्हें वाइल्ड एनिमल्स से भी बचाते थे, जैसे एलिफेंट्स हो गए, लॉयंस हो गए, पैंथर्स, राइनासोर्स, टाइगर्स, इन सभी से भी जो बचाती थी। सारे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस से भी बताती थी, ठीक। सो ही हाइड हिमसेल्फ, हाँ,
ये और एक और बात देखने वाली है, वो अपने आप को छुपाते थे। वो किससे छुपाते थे? लीफी ब्रांचेस को पहनकर। बड़े बड़े झाड़ी होती थी, डालियाँ होती थी, पत्ते होते थे, उन सभी से उनको बचाते थे, अपने आप को, स्किन को कवर करते थे। सेकंड, अगर हम सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हाउ टू मेक स्टोन टूल्स। इन्होंने स्टोन टूल्स को बनाना कैसे सीखा? तो इनके पास दो टेक्निक्स थे। पहला स्टोन एंड स्टोन। अब पत्थर के ऊपर पत्थर मार के तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो उसका मतलब है आग पैदा होगी। तो वो फायर का भी डिस्कवर उन्होंने इसी टाइम पे ही कर लिया था, फायर डिस्कवरी भी हो गई थी। ठीक। सेकेंडली अगर हम बात करें प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग का मतलब है कि जैसे हम प्याज काटते तो उसके छिलके उतारते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पत्थरों को पैना करने के लिए छिलके उतारे जाते थे। अगर जैसे हम ये बीच वाला जो स्टोन टूल अगर हम देखें जो हमें गोल्डन से कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? इससे बहुत सारी लेयर्स निकाली गई हैं, छिलके उतारे गए हैं। ठीक है, उसी छिलके उतार के ही इसको शार्प किया गया है, पैना किया गया है। तो ये सारी टेक्निक्स थी उनकी, जिसकी वजह से वो अपने स्टोन के टूल्स को बनाते थे, पैना करते थे। ठीक। अब देखते हैं, जैसे हमने भीमबेटका केव के बारे में पढ़ा था जो कि एमपी में लोकेटेड है, नर्मदा रिवर के पास। एक और हम केव की बात करेंगे जिसका नाम है कुरनूल केव्स। कुरनूल केव्स हमें मैप में देखते ही पता चल रहा है कि ये हमारी जो आ रही होगी तमिलनाडु के रीजन में आ रही होगी, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के रीजन में। ऐसी अब देखो इसमें सिटीज़ की अगर हम बात करें, मुंबई एंड कोलकाता सिटीज़, यानी कि इससे ये भी हमें पता चलता है कि ये उस टाइम पे की मॉडर्न सिटीज़ रही होंगी जहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिला होगा। तो इसीलिए ये मैप में मुंबई एंड कोलकाता भी इसमें लोकेट की गई है, शामिल की गई है। नेक्स्ट केव की अगर हम बात करें तो हमारा है कुरनूल केव्स। आइए कुरनूल केव्स के बारे में हम जानते हैं। कुरनूल केव्स जैसे मैंने बताया था आंध्र प्रदेश के लास्ट में या तमिलनाडु की शुरुआत के रीजन में बीच में ही पाया जाता है। दूसरा, यहाँ की सोर्सेज की अगर हम बात करें, कुरनूल केव्स में ऐश फाउंड, यानी कि यहाँ पे हमें फायर की डिस्कवरी देखने को मिलती है कि सबसे पहले जो फायर डिस्कवर की थी वो कुरनूल केव्स के आसपास ही की गई थी। एशेज फाउंड, यानी कि हमें यहाँ पे सबूत देखने को मिले हैं, राख हमें देखने को मिली है। लाइट, अब देखो आग की अगर हम बात करें तो किस किस चीज़ में वो यूज़ आ सकती है? तो सबसे पहले लाइट के फॉर्म में, प्रकाश, यानी कि किसी चीज़ पे अंधेरा है तो वहाँ पे लाइटिंग का काम करेगी। सेकंड, कुकिंग का काम करेगी, भोजन बनाने में, पकाने में, क्योंकि आग की वजह से ही हमारा भोजन पकता है। एंड एनिमल्स स्केयरिंग, यानी कि जानवरों को डराने के लिए, जो जंगली जानवर होते थे उनको अपने पास ना आने देना। तो ये उस टाइम पे बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करते थे कि आग से ही उन जानवरों को दूर रखते थे। अब जैसे इसमें हमें इस पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में एक आग का यूज़ देखने को मिल रहा है, क्या? कुकिंग, यानी कि अपने फूड को पका रहा है। ये बाहर से शिकार करके मांस लाया है, ठीक, मांसाहारी तो था ही, ठीक, मीट वगैरह खाता था, तो उसको आग की मदद से ये पका रहा है, फायर से कुकिंग कर रहा है ये। आइए कुछ रीड आउट कर लेते हैं। यूज़ ऑफ फायर। फायर मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द लाइफ ऑफ आवर अर्ली मैन। सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन किया है फायर ने इंसान की लाइफ में, क्योंकि फायर नहीं होती तो इंसान अंधेरे में रहता, खाना अच्छे से नहीं पका पाता, कच्चे फूड पे ही निर्भर रहता, और मांस वो कच्चा खा नहीं सकता था, तो मांस को खाने के लिए उसको आग की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, तो बहुत ही एक्सीडेंटल, एक तरह से कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रही है आग की। द स्ट्राइकिंग टुगेदर ऑफ टू पीसेज ऑफ हार्ड स्टोन फ्लिंट प्रोड्यूस अ स्पार्क, यानी कि उसने जो सीखे थे, दो पत्थरों को घिसकर, एक फ्लंट हार्ड स्टोन होता था जिसको हम फ्लिंट बोलते हैं, तो वो क्या है, एक चिंगारी प्रोड्यूस करती थी, एक स्पार्क प्रोड्यूस करती थी। उसी स्पार्क को वो चिंगारी क्या है, आग में बदल जाती थी, आग में कन्वर्ट हो जाती थी। द स्पार्क व्हेन इट स्टार्ट्स ड्राइड लीव्स एंड ट्विग्स बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, जैसे ही वो सूखे पत्तों में या झाड़ी वगैरह में ये अगर हम स्पार्क जो उसकी चिंगारी अगर चली जाती थी तो वो क्या है, एक तरह से कैसे फ्लेम्स में कन्वर्ट हो जाती थी। ठीक है, धुएं में कन्वर्ट हो जाती थी एक तरीके से।
फायर प्रोटेक्टेड अर्ली मैन फ्रॉम द बीस्ट एज द वाइल्ड एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ फायर। वो पुराने खूंखार जानवरों से भी प्रोटेक्ट करती थी, जैसे मैंने बताया था। उनको डराने के लिए, उनको खौफ पैदा करने के लिए, आग जो है वो खौफ पैदा करती थी इन जानवरों के अंदर, डरे रहें कैसे भी करके। एट नाइट फायर वॉज लाइटेंड आउटसाइड द केव्स। रात के टाइम पे फायर केव्स के बाहर जलाई जाती थी, जिससे कि उजाला रहे, उन्हें रात में दिखे। तो इन दिस वे द अर्ली मैन प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड सीवियर कोल्ड ऑफ द विंटर। हाँ, जब विंटर के बाद, भाई विंटर में तो जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, सर्दी तो लगेगी, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस थोड़ी सी पैदा हो जाती हैं। तो वो आग क्या है, वार्म रखने का काम करते थे, इंसान को गर्म रखने का काम करते थे आग। ओके, थैंक यू क्लास। आज का हमारा टॉपिक इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट। जो हमें सवाल कल पढ़ना है वो हम अदर साइड्स भी पढ़ेंगे कल, कि हाउ टू मेक स्टोन फूल्स, यही इसकी हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक। और अदर साइड्स हम पैलियोलिथिक साइट्स भी पढ़ेंगे, हम पटनई एंड हुंस्की, इनके बारे में भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल का सीज़न भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो कल की क्लास कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू क्लास। प्रभात शर्मा क्लास से जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू।